आई पर्सनली थिंक ये ट्रांसफर मार्केट क्लब फुटबॉल को हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि जो हो रहा है ना भाई, मैं तुमको एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। आज से लगभग 9 साल पहले, साल था 2018, 8 साल पहले साल था 2018, 450 गोल, 4 बैलेंडोर, 4 चैंपियन लीग की ट्रॉफी और मल्टीपल ट्रॉफी जीतने के बाद जब रियल मैड्रिड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिसाइड करा कि भैया अब अपने रास्ते अलग हो गए, हम सबका दिल टूट गया। उस टाइम रियल मैड्रिड ने जितना रोनाल्डो पे इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा ही पैसा कमा लिया जब उन्होंने यूवेंटस को रोनाल्डो को सौंपा था। तुम समझ रहे हो यहाँ पर ये चीज़। आज जब मैं ट्रांसफर मार्केट के और आज के इस एपिसोड में हम जिन प्लेयर्स पे बात करने वाले, मैं देख रहा हूँ पीएसजी ने बारकोला का प्राइस 170 मिलियन, वो प्लेयर जिसका मार्केट वैल्यू सिर्फ 90 मिलियन है, वो प्लेयर जिसकी आस्किंग वैल्यूज मात्र 70 मिलियन थी पिछले सीजन तक, आज 11 गोल और 2 असिस्ट या फिर 7-8 असिस्ट, कुछ ऐसे ही 15-20 गोल कंट्रीब्यूशन के बाद आज उसकी वैल्यू लगभग 170 मिलियन है और लिवरपूल कंसिडर भी कर रही है। हम देख रहे हैं मॉर्गन रॉजर्स 137 मिलियन यूरोज में जा रहा है। डियो मांडे के लिए रियल मैड्रिड ने 100 मिलियन खर्च करे, एंथनी गॉर्डन के लिए 80 मिलियन खर्च हो रहे हैं और तमाम यहाँ पर अगर जुलियन अल्वारेज की बात करें तो एथलेटिको कहते हैं नहीं भैया नहीं, 200 मिलियन नहीं है। ओलिसे के लिए लोग कह रहे थे कि भैया 250-300 मिलियन का बिड देना पड़ सकता है। तो सवाल मेरा आज एपिसोड के स्टार्टिंग में यही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेमार का 222 मिलियन यूरोस का जो रिकॉर्ड था वो तुम कितने सालों में टूटते हुए देखना चाह रहे हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगले 2 सालों में कुछ तो ऐसा होने वाला है कि यहाँ पर नेमार का वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट इज कि वो जो टूटेगा वो ना ही नेमार की वजह से टूटेगा, ना ही रोनाल्डो की वजह से टूटेगा और ना ही मेसी की वजह से टूटेगा। और मेरे को लगता है कि आज के फुटबॉल डायनामिक्स में अपार्ट फ्रॉम मे बी एम्बापे एंड हालैंड कोई और ऐसा प्लेयर है जो वो रिकॉर्ड तोड़ने के शायद से आप कह सकते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट है। हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले स्वाहा ही कर देते हैं यहाँ पर आर्सेनल की होप्स को, ठीक है, क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स की बात करें, वैसे देखो अभी के तौर पे यहाँ पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अब बिग मीडिया हाउसेस कवर करने लग गए हैं कि भाई विनीसियस जूनियर विल स्टे एट रियल मैड्रिड, यानी कि जो मेजोरिटी को पहले से लग रहा था वो अब यहाँ पर बिग मीडिया हाउसेस पहले से ही बोलने लग रहे हैं कि भैया आर्सेनल नहीं जाएगा। और इसके पीछे क्या कुछ ऐसा हो गया है? नहीं, कोई ऐसा कैनन इवेंट नहीं हुआ है। क्या विनीसियस ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया? ऐसा भी नहीं है। विनीसियस बल्कि अभी तक वापसी आया भी नहीं है मैड्रिड में। क्या मैड्रिड ने यहाँ पर काउंटर ऑफर कर दिया है विनीसियस को? ऐसा भी नहीं है कि पैसे बढ़ा दिए। क्या आर्सेनल ने अपने पैर पीछे खींच लिए? वो भी नहीं है, अपने हाथ उन्होंने भी पीछे नहीं खींचे। तो सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, तो क्यों यहां पर अब बिग मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि भैया विनीसियस जूनियर नहीं रुकेगा? इसके लिए थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा। पता है, जब मैं कल एक एपिसोड बनाने वाला था पर मैंने फिर अल्टीमेटली नहीं बनाया, क्योंकि मैं चाहता था कि और इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी कलेक्ट करूं। मैंने यहां पर एक चीज समझी। मैंने सबसे पहले ये चीज समझा कि क्या यहां पर विनीसियस जूनियर को लेके आर्टेटा कितना इन है, मतलब आर्सेनल कितना पागल है विनीसियस को लेके। क्योंकि विनीसियस जूनियर आई थिंक पिछले 20 सालों में आर्सेनल या फिर प्रीमियर लीग इन जनरल की बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट कूप होगा अगर विनीसियस जूनियर को ले आता है। गिवन द फैक्ट कि अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम नेमार इट इज विनीसियस जूनियर जिसके पास सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप डील्स थी, आई थिंक 16 थी। गिवन कि उसकी रेसिज्म के अगेंस्ट कितनी आवाज होती है, कितना यहाँ पर वो वोकल है, उसका एक करिश्मा है, दैट इज क्रेजी कि विनीसियस जूनियर अगर प्रीमियर लीग में आएगा तो तहलका सा मच जाएगा और आर्सेनल वो स्टेटमेंट दे सकती है। पर बियॉन्ड फाइनेंशियल एक होता है इंटेंट, कि आप कितना अंदर तक घुसना चाहते हो। रियल मैड्रिड एम्बापे के लिए बिल्कुल ही अंदर तक ही घुसना चाह रही थी कि 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, लेकिन लेके तो आएंगे ही आएंगे। इसके लिए मेरे को एक बहुत ही मस्त सी डिटेल मिली। तुमको पता है कि जब हिनकापी, जो कि यहाँ पर जाबी अलोंसो के अंडर भी खेला था और उस टाइम लेवरकूसन में था, आर्सेनल ने उसकी डील को परमानेंट इस साल किया है और इसके लिए बताया गया रिपोर्ट में कि आर्टेटा ने जाबी अलोंसो से बात करी होगी। जब उसने हिनकापी ऐसे प्लेयर के लिए जाबी अलोंसो से बात करी थी, उस टाइम जाबी अलोंसो शायद से चेल्सी के मैनेजर होंगे या नहीं होंगे, पर आज जब यहाँ पर जाबी अलोंसो चेल्सी के मैनेजर है, आर्टेटा आर्सेनल के मैनेजर, क्या लगता है कि विनीसियस जूनियर के लिए भी आर्टेटा ने जाबी अलोंसो से बात करी होगी? और अगर बात करी होगी तो क्या रिव्यू रहा होगा जाबी अलोंसो के मन में, या क्या दिया होगा उसने लाइक फॉर विनीसियस जूनियर? और वो कोई अच्छा खासा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि जाबी अलोंसो और विनीसियस की मैड्रिड में ज़्यादा कुछ खास बनी नहीं थी। तो एक ये पॉइंट है कि भाई अगेन आर्टेटा को क्या रिव्यू मिला होगा। एंड पर्सनली आर्टेटा एक ऐसा मैनेजर है
जो कि थोड़ा सा फ्रीक है इन द सेंस ऑफ कंट्रोल, कि उसको हर बंदा कंट्रोल में चाहिए। बुकायो साका, डेक्लन राइस, सारे के सारे टॉप सुपरस्टार्स हैं, लेकिन किसी की चू नहीं निकलती हुई। विनीसियस जूनियर ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आई थिंक गैलेक्टिकोस की बात करें या फिर बार्सिलोना के टॉप प्लेयर्स की बात करें, बायर्न के टॉप प्लेयर्स की बात करें, कुछ हैंडफुल ऑफ प्लेयर्स है जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मैनेजर 100% कंट्रोल उन पर रख नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि गार्जियोला बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया था हालैंड पे कंट्रोल जमाने में, लेकिन फिर भी देयर वर सम मर्मरिंग कि हमेशा पेप गार्जियोला को कवर देना पड़ता था कि नहीं नहीं नहीं, हालैंड के बारे में तुम गलत कह रहे हो, ये करते हो। आर्टेटा ऑन दी अदर हैंड, क्या वो विनीसियस को संभाल पाएगा? पहला सवाल तो ये था कि मैं इसमें बहुत सोच रहा था कि यार ये इसलिए डील इसलिए भी नहीं होगी। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल पे बहुत सवाल हुआ होगा कि पैसे कैसे दोगे भाई, पैसे कैसे दोगे। सबसे पहली बात, रियल मैड्रिड डियामांडे के लिए 100 मिलियन दे रही है, ठीक है। भले ही अब विनीसियस जूनियर का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, लेकिन मेरे को आज भी याद है ईडन हजार्ड के लिए भी रियल मैड्रिड ने बहुत तगड़ा पैसा दिया था और उसके भी कॉन्ट्रैक्ट में मात्र 1-2 सीजन ही बचे थे। विनीसियस जूनियर के लिए रियल मैड्रिड 130 का ही प्राइस टैग रखती, अगर रखती तो आर्सेनल को लगभग 130-120 का ही देना पड़ता। उसके ऊपर से यहाँ पर जो सैलरी पैकेज देना पड़ता वो भी ताबड़तोड़ देना पड़ता। इसको यहाँ पर इसको काउंटर करने का जो एक तरकीब निकाली आर्सेनल मीडिया हाउसेस ने या फिर इंग्लिश मीडिया ने, वो ये था कि रियल मैड्रिड में एम्बापे की इमेज राइट 100% एम्बापे के साथ है। यानी कि अगर एम्बापे 100 रुपये यहाँ पर रियल मैड्रिड से सैलरी में लेता है और 100 रुपये वो खुद कमाता है अपनी कोलैबोरेशन, अपनी स्पॉन्सरशिप से, तो वो 100 के 100 रुपये वो खुद रखेगा। विनीसियस के साथ अगर वो 100 रुपये रियल मैड्रिड से कमाता है और 100 रुपये खुद स्पॉन्सरशिप से कमाता है, तो उस पर टोटल 200 रुपये हो गए। लेकिन जो उसने स्पॉन्सर से 100 रुपये कमाए, उस पर 50 रुपये यानी कि आधा वो मैड्रिड के साथ देगा। तो यानी कि तुम कह सकते हो कि रियल मैड्रिड एक तरीके से जितना विनीसियस को दे रही है, आधा पैसा बचा लेती है, क्योंकि विनीसियस की इमेज राइट्स है। वो कह रहे थे कि अगर आर्सेनल यहाँ पर विनीसियस को 100% इमेज राइट्स दे दे, तो यहाँ पर विनीसियस की सैलरी तो खुद पे हो जाएगी, क्योंकि जो विनीसियस की ब्रांड इमेज है, जो कोलैबोरेशंस है, उससे पैसा कमा लेगी आर्सेनल आधा। और ये होता है, दिस इज अ फाइनेंशियल की। पर यहाँ पर अगेन अब ये वो वाली बात है कि अगर डील होती तो बात थी कि भैया ठीक है, फिर जब जैसे फॉर एग्जांपल यूवेंटस ने सोच ही लिया था कि अब करना ही है यार, अब तो लेके ही आना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, चाहे कैसे ही लेके आए, तब वाली बात आती है कि अब कैसे कैसे पैसा कमाएंगे भाई। एक दिन में यहाँ पर रोनाल्डो की जर्सियाँ बिक गई सारी, ये हो गए, ब्रांड आ गए, सीरिया को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यूज हाई हो गए, तो सबसे पैसा वगैरह कमाने लगे। मेरे को ऐसा लगा था, मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बताया था कि मूरिन्यो एक ऐसा मैनेजर है जो कि जब तक विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम और यहाँ पर डियोमांडे की अगर हम बात करें, जब तक इन चारों को खिलाएगा नहीं, जब तक इनके साथ वो कुछ उखाड़ेगा नहीं, तब तक वो यहाँ पर किसी के लिए वर्डिक्ट देगा नहीं। उसके ऊपर से यहाँ पर यह भी था कि विनीसियस जूनियर की जो ब्रांड अपील है वो रियल मैड्रिड अननोटिस नहीं है। भले ही एम्बापे फ्रेंचाइजी प्लेयर है, पर एम्बापे यूरोपियन मार्केट में फ्रेंचाइजी प्लेयर है। आज भी रियल मैड्रिड के लिए विनीसियस जूनियर ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो फ्रेंचाइजी प्लेयर है। और ये सबको पता है कि ब्राजील में पोस्ट नेमार, यस देयर इज रफीनिया, यस देयर इज कासिमीरो, देयर लाइक आप कह सकते हो कि यहाँ पर और कोई प्लेयर निकल के आ जाएगा, बट इट इज विनीसियस जूनियर जो नेमार के बाद ब्राजील का सबसे बड़ा फेस होगा। और ये रियल मैड्रिड जानती है, एंड दैट्स द रीजन कि रियल मैड्रिड इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इतना जानती है। तभी आज भी, पिछले साल कुछ ट्रॉफी नहीं जीते, फिर भी आज भी 1.2 बिलियन का रेवेन्यू है, जो कि फुटबॉल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। आर्सेनल जो प्रीमियर लीग जीती है, चैंपियन लीग फाइनल में खेली थी, 800 का है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझता है कि लाइक, उसके ऊपर से एक और पॉइंट था कि भाई विनीसियस जूनियर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती रियल मैड्रिड में। आई पर्सनली फील लाइक कि यहाँ पर इवन इफ दैट्स द पॉइंट, पहली बात तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सब्जेक्टिव है। अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई लड़ाई वगैरह हुई थी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कॉन्ट्रा रिन्यूअल को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर विनीसियस और ज़ाबी अलोंसो वाली लड़ाई को ले लेता हूँ, अगर वो हुआ होता और उसके बेसिस पे कोई ट्रांसफर होता तो मैं मान भी सकता था, लड़ाई हो गई, कंट्रोवर्सी ही हो गई, अब तो रिश्ते ही खराब हो गए। पर रियल मैड्रिड को भी पता है और विनीसियस जूनियर को भी पता है। विनीसियस जूनियर को पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज आर्सेनल, इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट इज लिवरपूल, बट रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख एंड मैनचेस्टर अलग क्रॉप है, बिल्कुल ही अलग क्रॉप है। तो क्या वो यहाँ पर आर्सेनल आएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसको 5-10 मिलियन कम मिल रहे हैं? आई थिंक पैसों की बात नहीं, इफ इट्स अबाउट स्टेटस, तो आई थिंक यहाँ पर ये बहुत फर्क पड़ता है कि जोजे मूरिन्यो विनीसियस के साथ कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें रियल मैड्रिड क्या करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू करवा नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा और सीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 1 साल एक ऐसा टर्बुलेंट पीरियड होगा जहां पर रियल मैड्रिड जीत भी है,
हार भी सकती है। और क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड वो रिस्क लेने के लिए तैयार है विनीसियस जूनियर के साथ कि भाई 1 साल हम सीजन में जा रहे हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि फिर हमेशा प्रेस मीडिया बाकी सारे क्लब्स इस चीज़ पे पूरी पूरी तरीके से नज़र गड़ाए बैठेंगे कि विनीसियस का साइन ले लेते हैं, विनीसियस का साइन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ढिमकाना कर लेते हैं, और सबके सब कूद पड़ेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यस विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड का प्लेयर है, यस विनीसियस जूनियर के लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा, पर वो 120 मिलियन भी तो बच रहे हैं। अब भले ही उसके एजेंट को साइनिंग ऑन बोनस देना पड़ सकता है कि चल भाई हमारे साथ कर ले, तेरे को 30 मिलियन दे देंगे, फिर भी 90-100 मिलियन बच जाएंगे। तो कौन सा क्लब यहाँ पर हाथ नहीं धोना चाहेगा? पीएसजी जैसा क्लब है वो तो सबसे पहले करेगा, वो तो एम्बापे ऊनो रिवर्स करेगा। पर खैर ये सारा मेरा एक सोच रहा था मैं, आई पर्सनली थिंक कि इट इज़ नॉट शॉकिंग कि अल्टीमेटली विनीसियस चूजेस टू स्टे एट रियल मैड्रिड और वो आर्सेनल नहीं जाएगा, और ये आर्सेनल ने पहले भी किया है। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना की। क्या बार्सिलोना इस ट्रांसफर मार्केट में कुछ कुक कर रही है या फिर एक्चुअली में ट्रांसफर मार्केट ही बार्सिलोना को कुक कर रहा है? डियोंग इंजर्ड है और अगले 5-6 महीने गायब रहेंगे भाई हमारे। इसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना ने मार्क कैसेडो पे 30 मिलियन का प्राइस टैग है। बताया जा रहा है कि सऊदी के ऑफर्स हैं और प्रीमियर लीग के भी ऑफर्स हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट ऑफर तो टेबल पे नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन रोमेरो, जिसने टॉटनहम को बता दिया कि वो तो भैया यहाँ पर जाना चाहता है, जिसपे 45-50 मिलियन का प्राइस टैग भी लगा हुआ है, और इंटर चाहती है कि अब जॉन स्टोन्स के बाद वो यहाँ पर क्रिश्चियन रोमेरो को भी लेके आए, लेकिन रोमेरो यहाँ पर अभी ग्रीन लाइट नहीं दे रहा, क्योंकि वो चाहता है कि बार्सिलोना उसके लिए इंटेंट डाले, ऑफर डाले। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से, स्पेनिश रिपोर्ट्स के हिसाब से, हंसी फ्लिक ये समझता है कि जेरार्ड मार्टिन की बात करें, कुबार्सी की बात करें, एरिक गार्सिया की बात करें, उनके पास तमाम यहाँ पर बंदे हैं जो कि डिफेंस को पूरी तरीके से रीइंफोर्स करते हैं, और इसीलिए वो डिफेंस में पैसे नहीं डालना चाहता। और इसीलिए आप देखोगे कि ना ही जॉन स्टोन्स पे गई है, ना ही बास्टोनी पे गई है, और ना ही वो अब क्रिश्चियन रोमेरो पे जा रही है। तो डिफेंस के मामले में बार्सिलोना क्लियर लग रही है। मामला फंस रहा है यहाँ पर नंबर 9 पे। फिलहाल यूलियन अल्वारेज को लेके एक बार फिर से सवाल आ गया कि भाई जो डील है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए है। उसके बाद यहाँ पर बार्सिलोना दूसरे टारगेट पे जाएगी, और दूसरा टारगेट फिलहाल के तौर पे बार्सिलोना के पे खुद पे क्लियर नहीं है कि कौन है, और ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इसी के साथ यहाँ पर एथलेटिको ने आर्सेनल को, यूलियन अल्वारेज को भी कंफर्म कर दिया कि भाई देख तेरे को बेच देंगे हम, पर हम बार्सिलोना नहीं बेचेंगे, बार्सिलोना को नहीं बेचेंगे, हम तेरे को बाहर बेचेंगे। तो या तो पीएसजी आ जाए तेरे लिए, या फिर पर्सनली प्रीमियर लीग में से कोई आर्सेनल वगैरह कोई क्लब आ जाए, पर हम तेरे को बार्सिलोना नहीं बेचेंगे, और ये क्लियर कट हो गया है। तो या तो यूलियन अल्वारेज एक सड़े मुंह के साथ यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड में खेलेगा, या फिर वो कह रहे हैं कि सड़ा मुंह इन द सेंस कि मूड खराब है उसका, मुंह बना के बैठा हुआ है, और कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा। इवन कि यहाँ पर स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना में वर्ल्ड कप फाइनल है, अर्जेंटीना के साथ जो पूरा का पूरा नेगेटिव ऑरा है, पर्टिकुलरली तुमको पता है स्पेन की ऑडियंस कैसी है, तो कैसा रिसेप्शन मिलेगा उसको, वो भी देखने वाली बात है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई पर्सनली फील कि आई थिंक यूलियन अल्वारेज टॉप प्लेयर है, पर बार्सिलोना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है। आई थिंक बार्सिलोना को उस पर मूव ऑन कर जाना चाहिए और नए टारगेट पे देखना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी टारगेट्स। इसी के साथ जो दिमाग मेरा खराब हो गया वो ये हो गया कि बारकोला, देखो यहाँ पे तुमको डोमिनो इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो हमारे इस पूरे स्टोरी में 3 खिलाड़ी हैं, मोनाको है, पीएसजी और लिवरपूल है। लिवरपूल को साला का सक्सेसर चाहिए, ठीक है। लिवरपूल ने डियो मांडे को यहाँ पर राउंड अप किया था, पर डियो मांडे ने यहाँ पर अल्टीमेटली लिवरपूल को हाँ करने से पहले, डियो मांडे यहाँ पर पीएसजी को कंसिडर कर रहा था, पर फिर पीएसजी को हाँ करने से पहले एंट्री होती है रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड की एंट्री होते ही मामला पूरा का पूरा साफ हो जाता है। डियो मांडे कहता है भैया हम तो चले हैं रियल मैड्रिड, वो रियल मैड्रिड आ जाता है। तो लिवरपूल यहाँ पर भी हार गई, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है लिवरपूल जिसके पास जाती है वहाँ से हम खींच लेते हैं पर लिवरपूल यहाँ पर अगला जो सक्सेसर लेती है वो होता है यहाँ पर बारकोला। ब्रैडली बारकोला के लिए पिछले साल भी लिवरपूल ट्राई करने वाली थी, तब 70 मिलियन का था। तब लिवरपूल ने ये कह दिया कि भाई नोहा जो उनका अकेडमी का प्लेयर है 16 साल का, उसके डेवलपमेंट में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर लिवरपूल ने कहा कि नहीं अब नहीं, अब उसी प्लेयर पे जा रहे हैं जिसकी वैल्यू पीएसजी ने 70 मिलियन से 170 मिलियन कर दी, क्योंकि पीएसजी को पता है कि जब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है बेचने की, ठीक है, कोई डेस्परेशन ही नहीं है, तो पूरा पैसा लपेट लेंगे। अब लिवरपूल भले 170 नहीं देगी, पर 130 तो देने ही पड़ेंगे, 130 135 तो करने ही पड़ेंगे। और ऊपर से पीएसजी सब देख रही है जो कि यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में हो रहा है। अच्छा 137 मिलियन में मॉर्गन रॉजर्स लेके आ रहे हो, अच्छा यहाँ पर 70-80 मिलियन तुम यहाँ पर ब्रूनो गमारेश के लिए लेके आ रहे हो, अच्छा तुमने यहाँ पर 120 मिलियन एलेक्जेंडर ईसक के लिए दिए थे, अच्छा डियो मांडे 100 में जा रहा है तो बारकोला भी 130 में जाएगा। ये सब लिवरपूल को एक ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं जहाँ पर वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। एंट्री होती है मोनाको की। अब मोनाको के पास यहाँ पर एक एक्लियो चू करके शायद से एक विंगर है, ठीक है,
और वो खेल सकता है, ठीक है। पीएसजी उसको राउंड अप कर रही है और पीएसजी मान के बैठे कि बारकोला जाएगा, एक्लियचू आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर मोनाको उस प्लेयर को सेल करती है तो वो ऑलरेडी नांतेस का एक विंगर लेके आ रहे हैं 25 मिलियन में, जो कि अक्रॉस द विंग खेल सकता है। तो उन्होंने अपने आप को कवर कर दिया, तो मोनाको सेल करने के लिए तैयार है, पीएसजी सेल करने के लिए तैयार है और खरीदने के लिए भी तैयार है। सब चीज डिपेंड करती है कि लिवरपूल 130 मिलियन में पे करने के लिए तैयार है, और अगर करती है तो भाई देखो बारकोला टैलेंट बहुत बढ़िया है, पर टैलेंट की कीमत भी तो होती है। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी अलग चलता है, चेल्सी का हिसाब अलग है। जब सब दिमाग लगा के यहाँ पर साइनिंग कर रहे थे तब चेल्सी कह रही थी अबे पागल हो तुम, हम यहाँ पर फ्लेमिंगो, जैसे विनीसियस गया था फ्लेमिंगो से, उस पर हम करेंगे ऐसी साइनिंग, ठीक है। तो उठा ला है रॉ टैलेंट, ठीक है, बच्चे बच्चे उठा ला है भाई, बिल्कुल नीट के पेपर और नीट के पेपर सेंटर से बच्चे उठा के लाए हैं चेल्सी के प्लेयर, चेल्सी के लोग यहाँ पर, और 70-80 मिलियन खर्च कर दिए उस पर। अब जब सब यंगस्टर्स पे पैसा पे कर रहे हैं तो चेल्सी के मैं तुमको 2 प्लेयर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डैनी वेलबैक 35 साल के हैं, और दूसरे यहाँ पर जॉर्डन हेंडरसन। ज़ाबी अलोंसो दोनों प्लेयर को चाहता है, चेल्सी ने दोनों प्लेयर के साथ वर्बल एग्रीमेंट कर दिया है। डैनी वेलबैक के लिए फिर भी पे करना पड़ेगा, और डैनी वेलबैक आज भी आप कह सकते हो कि वेरी अंडररेटेड स्ट्राइकर है इस प्रीमियर लीग एरा का। अगर जॉर्डन हेंडरसन की बात करें तो जॉर्डन हेंडरसन का ब्रेंटफोर्ड के साथ एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है कि अगर कोई बढ़िया ऑफर आएगा तो वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, तो वो जाएगा। तो जॉर्डन हेंडरसन तो भाई साहब आएंगे। आई थिंक पर्सनली, एज स्टूपिड एज दिस साउंड, आई थिंक दिस मेक्स सेंस। चेल्सी अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है, और ये चीज़ पता है ज़ाबी अलोंसो को कि एक एक्सपीरियंस बंदों का होना कितना ज़रूरी है। लिवरकूजन में उसके बाद ज़ाबी अलोंसो कह रहा हूँ, ग्रानिट जाका था, और यहाँ पर अब चेल्सी में उसको ऐसे बंदे चाहिए जो कि अभी नहीं है, अभी पर्सनली उसके पास नहीं है प्लेयर, और इसलिए वो चाहता है कि वो यहाँ पर डैनी वेलबैक को भी लेके आए और जॉर्डन हेंडरसन को भी लेके आए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लैम डेलप का तो पत्ता कटेगा ही, और एक और प्लेयर है, मैं भूल गया उस प्लेयर का नाम, ये इसी विंडो में लेके आए हैं और इसी विंडो में सेल करना चाहते हैं। तुम समझ रहे हो क्या दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट पे। चेल्सी अलग ही खेलती है, इसी विंडो में लेके आए हैं। इमेजिन कुकुरेया को सेल कर दे रियल मैड्रिड, डमफ्रीज को सेल कर दे रियल मैड्रिड, इसी विंडो में लेके आए और इसी विंडो में कह रहे हैं कि आपको हम सेल कर सकते हैं। अरे पागल हो तुम, पागल हो क्या तुम लोग। पर अगेन जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर अब रियल मैड्रिड के सामने है, क्योंकि फेब्रिजियो ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि भैया अभी तुम सोचना मत कि यहाँ पर रियल मैड्रिड रुक गई है, अभी 4-5 मूवमेंट और होगी। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि शायद से बास्टोनी को लेके रियल मैड्रिड अपना हाथ डाल सकते हैं। ग्वार्डियोल आउट ऑफ वो है, क्योंकि उसने 2031 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया। रॉड्री को लेके मामला पूरा तरीके से क्लियर है कि रियल मैड्रिड अगर जाती है तो रॉड्री भाई आ जाएंगे, तो रियल मैड्रिड का पैसा डालना बाकी है। डियोमांडे आ चुका है, रॉड्री आने के लिए तैयार है, बर्नार्डो, डमफ्रीज, कुकरेया ये सब आ चुके हैं यहाँ पर। अब बस सवाल ये है कि भाई बेचने भी तो हैं, ये प्लेयर बेचने भी तो पड़ेंगे। ये मास्टोनटोनो, राओ असेंसियो, या फिर आप बात करो यहाँ पर गोंजालो गार्सिया की। गोंजालो गार्सिया के लिए पर्टिकुलरली जोसे मोरिनो ने कहा कि भाई वो तो मैं चाहूंगा कि वो तो रुके, तो वो तो रुकता हुआ दिख रहा है। एंड रॉड्रिगो वाला मुद्दा कि भाई रॉड्रिगो के फ्यूचर के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड क्या करेगी। पर अभी के तौर पे भाई ट्रांसफर मार्केट में चल रहा है, मैं पर्सनली फील है कि ट्रांसफर मार्केट में इस समय जो चीज़ें चल रही हैं दैट इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। तुम समझ नहीं सकते। देखो प्रॉब्लम मेरा पैसा थोड़ी है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जितना आराम से पैसा जा रहा है और जिन टाइप ऑफ प्लेयर्स के लिए जा रहा है, अबे रोनाल्डो, मेसी, बेंजेमा, ये क्या